तो अभी तक अपन ने देखा चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का आधा वाला पार्ट। नेक्स्ट इस सेकंड पार्ट में अपन पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें देखते हैं मेन टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या देखेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें फर्स्ट टाइप अपन देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन से मतलब होता है आपका किसी भी रिएक्टेंट मतलब अभिकारक का जुड़ना, संयोग होना। ठीक है ना? क्या होना? संयोग होना। संयोजन अभिक्रिया में देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, एक दो या तीन चार पांच, दो या दो से अधिक अभिकारक, एरो के पहले जो अभिकारक होंगे वो दो से अधिक ही होंगे या दो होंगे, एक नहीं होगा, सिंगल रिएक्टेंट नहीं होगा। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एक उत्पाद का निर्माण करते हो, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसमें अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया देते हैं। जिसमें एग्जाम्पल देखो, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, और ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ पर अभिकारक कितने हो गए? एक उत्पाद, एक अभिकारक कार्बन है और दूसरा अभिकारक कौन सा है? ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं CO2। सेकेंड एग्जांपल देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलकर लिक्विड में H2O मतलब जल का फॉर्मेशन करती है, वाटर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं थर्ड एग्जांपल संयोजन अभिक्रिया में। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र है? ये है बिना बुझे हुए चूने का। किसका? बिना बुझे हुए चूने का। पूछा जाता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया मतलब बिना बुझे हुए चूने में जब अपन जल को मिलाते हैं, वाटर को मिलाते हैं, तो वहां पर अपने पास बनता है बुझा हुआ चूना। क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना। क्या मिलता है बेटा? बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का नाम क्या हो गया? रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और उष्मा निकलती है। ठीक है बेटा, चलो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट करके पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी ने। इस बुझे हुए चूने का विलयन, इस बुझे हुए चूने मतलब बिना बुझे हुए चूने में वाटर मिला के बिना बुझा हुआ चूना बनाते हैं, और इस बिना बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? दीवारों पर सफेदी करने के लिए। आपने सुना होगा व्हाइट सीमेंट। ठीक है ना? व्हाइट सीमेंट मतलब दीवारों पर अपन सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं। हमने देखा है कि बुझे हुए चूने मतलब जब सफेदी करते हैं तो उस समय पर वह सफेद अच्छे से सफेद नहीं दिखाई देती, पर एक दो दिन में वो इतनी संगमरमर की तरह, मार्बल की तरह सफेद चमकने लगती है। उसका रीजन देखो बेटा, जब अपन सफेदी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का उपयोग कर लेते हैं दीवार पर, तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, एयर में प्रेजेंट कौन सी गैस? CO2। CaOH का होल ट्वाइस अपन ने दीवार पर लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से वो अभिक्रिया करता है, और ये दोनों अभिक्रिया कर कर एक नया ही प्रोडक्ट बनाते हैं। उसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है? CaCO3। CaCO3। और इसी को हम संगमरमर भी कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हो, इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, तीन फॉर्मूले यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गए। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र। आगे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से विक्रिया करता है, जिसमें कितने दिन लग जाते हैं? 2 से 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत का निर्माण करता है। तो ठीक है, इससे समझ में आया अपने को कि भैया ये व्हाइट जो चमकता है ना, फिर व्हाइट सीमेंट, तो वो किसकी वजह से समझता है? इस अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कैल्शियम कार्बन। फर्स्ट अभिक्रिया अपनी हो गई संयोजन की अभिक्रिया। सेकंड देखो वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। क्या होता है बेटा? टूटना, तलाक होना। अब वहां पर तो क्या हो रहा था संयोजन में? A और B मिलकर C का, एक अकेले C का निर्माण कर रहे थे, फॉर्मेशन हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा? एक अकेला C A और B में टूटेगा, वियोजित होगा, टुकड़े में बदल जाएगा। वहां पर शादी हुई थी और यहाँ पर क्या हो गया? तलाक होगा। क्या हो गया? तलाक होगा। ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया देखो परिभाषा देखो बेटा, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल मतलब सिंगल रिएक्टेंट, टूट कर छोटे छोटे क्या बनाए? उत्पाद। अब छोटे छोटे उत्पाद दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, मिनिमम 2 उत्पाद तो होंगे।
तो छोटे छोटे उत्पाद बनाता हो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। अब इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं कि भैया टूटने का रीजन क्या है। शादी टूटने के एक रीजन थोड़ी होते हैं, बहुत से रीजन हो सकते हैं। इसी तरीके से वियोजन किसी भी अभिकारक का टूटने का भी कोई और कारण भी हो सकता है। तो कितने कारण हैं हम देखते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन? उष्मीय वियोजन। उष्मीय उष्मा से समझ में आता है बेटा, गर्मी, हीट। उष्मीय वियोजन में उष्मा के कारण वियोजन हो। उष्मा के कारण अगर कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटे तो हम बोलेंगे उसे उष्मीय वियोजन। तो देखो परिभाषा, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है FeSO4। FeSO4 को उष्मा देते हैं जब अपन, तो वो तीन प्रोडक्ट में टूटता है। Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये फेरस सल्फेट है बेटा। इसको देखो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राई बोले तो 3 है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह उष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटा तो इस अभिक्रिया को वियोजन तो बोलेंगे, मगर रीजन क्या है? उष्मा, तो उसे बोलेंगे। इसी का सेकंड एग्जांपल देखें, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। पीबी, अच्छा ये इस फर्स्ट चैप्टर की बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन है जिसे संतुलित करना बहुत कठिन है। तो बेटा इसको संतुलित करना सीख लेना आराम से। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस जो सॉलिड फॉर्म में होता है, तापन का मतलब उससे जब हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, तो वह PbO2, PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिवाइड होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, तीन प्रोडक्ट बना दी। तो ये भी क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। देखिए लेड नाइट्रेट, कौन सा? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं बेटा? गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 का होता है। मतलब NO2 के बारे में पता लगाता है या बताता है कि भैया ये जो भूरे रंग अगर निकला है तो कौन सी गैस निकल गई? NO2 निकल गई। ठीक है ना। इसके लिए प्रैक्टिकल दे रखा है आपकी बुक में, डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया में ही सेकंड पार्ट अपन देखते हैं, विद्युतीय अपघटन या विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन से समझ में आ रहा है विद्युत की वजह से, करंट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपघटन मतलब अभिकारक टुकड़ों में टूटता है तो हम उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं। विद्युत के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को विद्युतीय अपघटन कहते हैं। जैसे कि हम जल का विद्युतीय अपघटन करते हैं तो जल H2O में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, एंटर करवाते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों गैसों में डिवाइड हो जाती है। तो एक अभिकारक दो उत्पादों में बदला और विद्युत की वजह से बदला तो उसे विद्युतीय अपघटन कहेंगे। जिसके लिए डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, अच्छे से डायग्राम बनाना है। 6 वोल्ट की बैटरी है, स्विच है, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो बेटा ये करते हैं और इससे क्या होता है, जो नीचे यहाँ पर जो वाटर भरा हुआ है, फिल किया हुआ है इस मग में या जग में या बीकर में, तो इस जग में जो वाटर भरा हुआ है वो वाटर इन इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रोड के रीजन, इनके कारण से क्या होगा, विद्युत, और विद्युत के कारण से वो H2 और O2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया का थर्ड पार्ट, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में अगर अपघटन होता है, अभिकारक उत्पादों में बदलता है, तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, किसी भी प्रकाश के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि AgCl, सिल्वर, Ag किसका सिंबल है, प्रतीक है बेटा? सिल्वर का, चांदी का। AgCl सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो वह सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है, तो ये डिवाइड हो जाता है, मतलब एक अभिकारक से दो उत्पाद बन जाते हैं। दूसरा SI सेम है, Ag, यहाँ पर AgCl है, Cl भी वही आवर्त वर्ग में आता है जिसमें Br आता है, हेलोजन वर्ग जिसे कहते हैं अपन बेटाओ। तो क्लोरीन और Br में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम संयोजकता आती है। यह है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, बदल जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके दे रखा है बेटा, AgBr वाली अभिक्रिया का अपन उपयोग कहाँ करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता था? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अपन ने दो प्रकार देखे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। थर्ड प्रकार देखते हैं अपन ऊष्मासेपी अभिक्रिया। तो बेटा ऊष्मासेपी के पहले मैं बता देता हूँ, ऊष्मा की लेन देन होती है तो उस आधार पर हम
अभिक्रिया को दो भागों में बांटते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी देखो यहां पर समझो आप, ऊष्माशोषी लिखा हुआ है तो अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। क्या होगा बेटा? अवशोषण। अवशोषण का मतलब यहाँ पर अभिक्रिया के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा की नीड होगी। बट इसका अपोजिट रहेगा ऊष्माक्षेपी में, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी जिसमें अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हो। हम बहुत सी बार देखते हैं लैब में, जैसे ही हम केमिकल्स को मिलाते हैं तो बहुत सारी गर्मी, ऊष्मा, हीट निकलती है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता हो? निर्माण होता हो। फायदा है, गर्मी मिलती हो, ऊष्मा का भी निर्माण होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखो, CH4 मेथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, जिसे गोबर गैस या इंग्लिश में बायोगैस कहते हैं। CNG में मेन प्रोडक्ट होता है CH4 मेथेन का। मेथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन मतलब मेथेन को जब बर्न किया जाता है तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसके साथ साथ उसमें ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा या ऊष्मा का निकलना कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसा कैसे होता है? श्वसन की अभिक्रिया। तो भैया श्वसन की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन है, जिसमें क्या करते हैं? देखो ग्लूकोज, श्वसन में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज जो हमारे फूड में सरल भोजन होता है, ठीक है ना, सुक्रोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा सरल भोजन में बदलती है, और वो भोजन कहाँ जाता है? साइट कोशिका द्रव्य में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन उस फूड भोजन के साथ मिलता है, अभिक्रिया करता है, भोजन जलेगा, बर्न होगा, और क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा, और ऊर्जा बनेगी किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में बेटा? एटीपी के रूप में। अच्छा, ये एटीपी कहाँ बनता है पता है तुम्हें? एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऊर्जा बनी, एटीपी बना, तो भैया इसीलिए तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, या पावर हाउस। ठीक है ना? ठीक। थर्ड एग्जांपल हो गया इसका, साग सब्जियां, वनस्पति द्रव्य जितने भी होते हैं उनका विघटन होना या कंपोस्ट बनना, खाद बनती ना, तो वो सारी कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया का चौथा प्रकार हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बेटा वो मैंने पहले समझा दिया, शोषी का मतलब अवशोषण से है। ऐसी अभिक्रिया जिसे होने के लिए या जिसे कंप्लीट करने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम ऑक्साइड या और CO2 में अगर तोड़ना है तो हमें उसके लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? गर्म कराना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके ये अभिक्रिया होगी। अर्थात इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, चलो अभिक्रिया के प्रकार में हम पांचवा प्रकार देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर दो प्रकार हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, पांचवा प्रकार विस्थापन है, और छठा वाला प्रकार कौन सा है? द्विविस्थापन। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो पहले विस्थापन अभिक्रिया देखो, यहाँ पर क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को, ये दूसरा तत्व है Cu, एक है Fe, और यहाँ पर Cu क्या कर रहा है बेटा? दूसरे तत्व को उसके यौगिक, यहाँ पर यौगिक क्या है? CuSO4, तो ये यौगिक है। क्या है? यहाँ पर दूसरे तत्व का यौगिक क्या है? SO4 से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब खिसका देना, ये जो पावरफुल है। थर्ड चैप्टर में आप देखोगे एक्टिविटी सीरीज, जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, तो उसके आधार पर ये अभिक्रियाएं होती हैं। सक्रियता श्रेणी में Fe ऊपर आता है, जो क्या करेगा? Cu को लात मार के उसके यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगा और FeSO4 का फॉर्मेशन करता है। एक जना जो ताकतवर है वो दूसरे कमजोर को लात मार के अलग कर देता है, और अब उसके यौगिक के साथ जुड़कर खुद का ही यौगिक बना लेता है। इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन सीधा सिंपल समझ में आ रहा है, एक को खिसका देना, एक को खिसका देना, विस्थापन। और नेक्स्ट पढ़ेंगे द्विविस्थापन, तो उसमें दो आपस में एक्सचेंज होंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, जिंक कॉपर सल्फेट को क्या करता है? कॉपर सल्फेट से Cu को लात मार के अलग कर देगा और खुद यहां पर आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बना देगा बेटा? जिंक सल्फेट। पावरफुल दूसरे यौगिक के साथ जुड़ जाता है और कमजोर को अलग कर देता है। सिंपल सा समझ में आया। नेक्स्ट देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो बेटा, यहाँ पर Na धातु है, Ag धातु है।
अब यहाँ पर Na को NO3 पसंद आ गया इसका यौगिक, और Ag को कौन पसंद आ गया, Cl इसका यौगिक, सोडियम का यौगिक। तो भैया ये दोनों अपनी अपनी जगह को क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो Na NO3 के साथ बनाता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और AgCl के साथ बनाता है AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो दोनों ने अदला बदली करी तो उसे बोला द्विविस्थापन। विस्थापन मतलब खिसकना, तो दो का एक साथ खिसकना द्विविस्थापन, और एक जब खिसकता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो Ba किसकी जगह जाएगा, Na की जगह, और Na किसकी जगह आएगा, Ba की जगह। तो यहाँ पर बनेगा अपने पास क्या, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट देखो बेटाओ, जिस पात्र में अपन ने अभिक्रिया करी है श्वेत अवक्षेप उसमें जाके नीचे बैठ जाता है, तथा AgCl यहाँ इसमें AgCl जाके नीचे उस बीकर पात्र में नीचे बैठ जाता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो श्वेत अवक्षेप की तरह दिखते हैं, श्वेत पाउडर की तरह दिखते हैं। तो भैया हम यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक परिभाषा आती है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अविलय, जो जल में नहीं घुलता हो, ऐसे अविलय श्वेत अवक्षेप प्राप्त होते हैं, और ऐसे श्वेत अवक्षेप का प्राप्त होना ही हमारे लिए अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब श्वेत अवक्षेप का प्राप्त होना अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। 8वां पढ़ेंगे अपन उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अपचयन अप बोले तो हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, और उपचयन में अपोजिट हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सा समझिए बेटा, देखो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो क्या हो, वृद्धि होती हो, इंक्रीज होता हो, और तथा इसका अपोजिट होता है ऑक्सीजन क्या हो, डिक्रीज हो। यहाँ पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो। तो सिंपल सा देखो, हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरा होता है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो क्या हो, कमी, तथा ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण से समझ लेना बेटा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हमेशा ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ऑक्सीजन बढ़ता हुआ दिखे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब कैसे बढ़ेगा, कैसे पता लगाना है, देखो इस अभिक्रिया में देखो CuO अभिकारक में देखो Cu के पास ऑक्सीजन है, Cu के पास मतलब कॉपर के पास ऑक्सीजन है। बाद में अपन देखते हैं प्रोडक्ट में Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई क्या, अरे ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ पर CuO का Cu में बदलना एक अपचयन अभिक्रिया है। दूसरे में देखो उपचयन के लिए उदाहरण Cu+O2, Cu के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है अभी बात, मगर बाद में अपन उत्पाद देखते हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर के पास ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सा शॉर्ट में याद रखना बेटा, हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना, अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का घटना, ऑक्सीजन का बढ़ना, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स आपको मिलेंगे ऐसे, इनको छाप लेना बेटाओ। अभी तक अपन ने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट, सेकंड देखी वियोजन अभिक्रिया, थर्ड देखी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, फोर्थ देखी उष्माशोषी अभिक्रिया, फिफ्थ देखी विस्थापन अभिक्रिया, सिक्स्थ देखी अपन ने द्विविस्थापन अभिक्रिया, सेवंथ देखा अपचयन, एट्थ देखा उपचयन अभिक्रिया। तो ये 8 प्रकार मुख्यतः अपने को देखने को मिलते हैं, जिनमें अपन ने द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी पढ़ी थी। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी पढ़ी थी। इन 8 अभिक्रियाओं को देखने के बाद में हम एक अभिक्रिया और देखते हैं बेटा, जो अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना, हाइड्रोजन का घटना और ऑक्सीजन का बढ़ना, ये दोनों अभिक्रिया अगर किसी एक ही अभिक्रिया में प्रेजेंट हो, एक ही अभिक्रिया में दोनों ही चीजें देखने को मिले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का अपचयन होता हो तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता हो, उपचयन होता हो, तो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड में, डायरेक्ट अभिक्रिया देगा, पूछेगा तुमसे निम्न में से उपचयन कौन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है, सीधा सीधा सा पूछता है, उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। सिंपल सा बेटा ध्यान रखना, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बेटा देखो फर्स्ट एग्जाम्पल रेडॉक्स अभिक्रिया का, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करता है। यहाँ पर कॉपर की जेब में ऑक्सीजन है, मगर बाद में हम देखते हैं उत्पाद में जाके कॉपर की जेब से ऑक्सीजन गायब। तो कॉपर की जेब से ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई बेटा, कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। जबकि देखो हाइड्रोजन की जेब में कुछ भी नहीं था,
और बाद में देखें तो हाइड्रोजन की जेब में ऑक्सीजन आ गया। हाइड्रोजन के पास में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये दोनों ही चीजें अगर एक ही अभिक्रिया में होती है तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है, मगर यहाँ पर मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। ऑक्सीजन की कमी अप, हाइड्रोजन बढ़ना ऑक्सीजन घटना, तो अपचयन हो जाता है। जबकि यहाँ पे HCl, H के पास में कोई ऑक्सीजन नहीं था पर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। या फिर ऐसे देखें तो HCl और Cl2, तो यहाँ पर Cl के पास में हाइड्रोजन नहीं, जबकि यहाँ पर Cl के पास हाइड्रोजन था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाता है बेटा, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक और एग्जांपल देखो, लास्ट थर्ड एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड ZnO कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो देखो बेटा Zn की जेब में अभी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट में अपन देखते हैं प्रोडक्ट में, उत्पाद में, तो Zn की जेब में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, अपचयन हो गया। कार्बन के पास कुछ भी नहीं था और कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, तो यह उपचयन कहलाता है। ठीक है, यहां तक अपन ने देखा अभिक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है बेटा, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता जो महत्वपूर्ण है, संक्षारण के बारे में थर्ड चैप्टर में वापस से दे रखा है, तो थोड़ा ध्यान रखें बेटा। संक्षारण की परिभाषा देखें, कोरोजन, ठीक है ना, कोरोजन, व्हाट इज द कोरोजन, संक्षारण किसे कहते हैं। तो पहला डाउट तो ये क्लियर कर लेना बेटा, संक्षारण का मतलब जंग लगना नहीं होता कि जंग लगना ही संक्षारण होता है। देखो संक्षारण का मतलब क्या होता है, परिभाषा देखो, संक्षारण की किसी धातु का अम्ल व आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अम्ल व आर्द्रता के संपर्क में आकर संसारित होने की प्रक्रिया संसारण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, संसारित होने की प्रक्रिया संसारण कहलाती है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि कार के ढांचे या पुल या फिर लोहे की रेलिंग, विशेषकर लोहे की वस्तुएं, तांबा, चांदी पे काली परत चढ़ना, तांबे पे हरी परत चढ़ जाना, ये सारी चीजें क्या कहलाती, संक्षारण कहलाती है। सीधा सीधा हमें धातु का नुकसान हो, किसका नुकसान हो, धातु की नुकसान हो, हानि हो, तो हम समझ जाएंगे कि सीधा सीधा क्या हो रहा है, उस चीज का संक्षारण हो रहा है। संसारित होने की प्रक्रिया, नुकसान होने, क्षति होने की प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो अपन, विकृत गंधिता। क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है, जो भी बेटा वो अपने नमकीन वगैरह, अचार वगैरह या कोई चिप्स वगैरह जो तेल में निकाले गए हों, ऐसी वसा युक्त सामग्री अगर लंबे समय तक रखी जाती है तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसकी स्वाद या गंध में बदलाव आ जाता है, विकृत हो जाती है, अर्थात बदल जाती है। यह प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विकृत गंधिता। इसका मुख्य कारण होता है तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री का उपचयन या ऑक्सीकरण होना। क्या होना, मुख्य कारण क्या होता है, उपचयन। क्या होता है, उपचयन। जो तेल, जो वसा होती है ना बेटा, उसके अंदर नमकीन के ऊपर या जो तेलीय पदार्थ होता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान क्या होता है बेटा, उसकी गंध में बदलाव आ जाता है। विकृत गंधिता, विकृत बोले तो बदलाव, गंधिता बोले तो गंध में। ठीक है ना। तो तेलीय खाद्य सामग्री का गंध में बदलाव होना विकृत गंधिता कहलाता है। इसको बचाने के लिए हम कुछ गंधिता से बचाने के कुछ उपाय देखो, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता या गंध के बदलाव को रोकने के लिए हम उस खाद्य पदार्थों को, जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, उनको वायुरोधी बर्तनों में, मतलब ढके हुए बिल्कुल पैक बर्तनों में जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा आ ना जा सके, वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं। और जिससे क्या होगा, वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होगी वो धीमी हो जाएगी और वो खाद्य सामग्री लंबे समय तक स्वाद में बनी रहेगी, सही बनी रहेगी। और मेन इसको बड़े बड़े स्तर पर करने के लिए बेटा, चिप्स की बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है या जो तेलीय वसायुक्त जो चीजें बनाती है, वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उस थैली के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर, किसको हटाकर, ऑक्सीजन को हटाकर कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। तो ये आसानी से ये नाइट्रोजन गैस उस ऑक्सीजन को खाद्य सामग्री से अभिक्रिया नहीं करने देती, रोक देती है, जिससे वो हमारी खाद्य सामग्री लगातार स्वाद में बनी रहती है, लंबे समय तक टिकी रहती है, जिससे चिप्स का उपचयन न हो सके। तो अक्रिय गैस या कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन को फिल करते हैं। किसको हटाकर बेटा, ऑक्सीजन को हटा देते हैं और नाइट्रोजन को
भर देते हैं, ध्यान रखना। लगातार ऐसे नोट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल लगातार ऐसे ही चैप्टर पढ़ने के लिए, नोट्स को देखने के लिए 10th क्लास 12th क्लास बोर्ड के बायोलॉजी के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और आप लगातार इन नोट्स को बनाए रखें, देखें वीडियो को। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, आपको रिपीट की जाएगी शॉर्ट्स वीडियो के साथ में। और लगातार आप हमारे चैनल को देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।